हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 28 मई के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एनालाइज करेंगे जो कि हम अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी भी कुछ। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है यूकैलिप्टस प्लांट से रिलेटेड, जो कि केरला में कुछ इश्यू हो गया। उससे रिलेटेड हुआ क्या ना, ये एक तरीके की इन्वेजिव स्पीशी होती है, यानी कि इसको कहीं प्लांट करते हैं तो ये पानी वगैरह ज़्यादा लेती है और आसपास के सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन्हें डिप्लीट करती है, जिसकी वजह से जो आसपास की फॉरेस्ट होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। तो इससे रिलेटेड इशू क्या हुआ कि केरला गवर्नमेंट ने इशू किया था एक ऑर्डर, जिसमें कि उन्होंने बोला केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन को कि आप ये वाले ट्री उगाइए फॉर योर फाइनेंशियल सस्टेनेंस। इसको बेचते हैं ना, बेसिकली पल्प इंडस्ट्री वगैरह में काम आता है, पेपर वगैरह भी बनते हैं इससे। तो इसको बेच के ताकि पैसा कमाया जा सके, इनका फाइनेंशियल सस्टेनेंस हो सके, इसलिए इन्होंने कहा कि आप इसको लगाओ पेड़ को। तो तभी जो इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह थे उन्होंने प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया कि भैया कमाल कर रहे हो भाई साहब, आप ये इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, हमारे आसपास के फॉरेस्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? और फॉरेस्ट वगैरह पे इफेक्ट पड़ेगा तो जो वहाँ के जानवर वगैरह होंगे एक अच्छी ग्रास लैंड के लिए बाहर की साइड आएंगे, जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स भी ज़्यादा होंगे एंड एडवर्सली अफेक्ट फॉरेस्ट। तो ये तो एकदम ही गलत डिसीजन है, ये तो लेना ही नहीं चाहिए था। फिर फाइनली केरला गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, ये ऑर्डर गलत है हमारा। ये प्लांटेशन इन्होंने कहा कि सिर्फ KFDC के पास जो लैंड है वहीं तक लिमिट होना चाहिए, ये बोला उन्होंने। और इनफैक्ट केरला गवर्नमेंट का जो खुद का जो स्ट्रैटेजी रही है पहले की, जिसमें कि उनकी प्लानिंग थी कि भाई उनकी स्ट्रैटेजी थी कि एक्जॉटिक स्पीशीज़ जो होती हैं, इस तरह से जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होती हैं, उन्हें प्लांट नहीं करना है। और अब खुद ही का ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई हमें प्लांट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोगलापन दिखाई दिया गया। द डिसीजन ऑफ यूकैलिप्टस प्लांटेशन गोज अगेंस्ट द earlier decisions of the state and the center against planting such exotic species of trees in the forest. And KFDC का ये decision was to be part of a bid to revive the loss-making public sector undertaking by cashing in on the commercial values of the exotic trees, ताकि उनकी commercial values से फ़ायदा उठा सकें, इसलिए इन्होंने यूकैलिप्टस पौधा उगाया। सब पैसे का खेल है बाबू भैया, समझे? तो यूकैलिप्टस प्रॉब्लम क्यों देता है? तो इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, पूरा फॉरेस्ट कवर कर लेता है बहुत जल्दी। वाटर कंजम्पशन इसका काफ़ी हाई है, तो बाकी पेड़ पौधों को पानी नहीं मिल पाता, आसपास के नेचुरल फॉरेस्ट को डिप्लीट करता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस करता है, इससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट खड़े हुए और कहा ये एकदम गलत है। लेकिन इसकी कमर्शियल वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये एक एफिशिएंट बायोमास प्रोड्यूसर है, काफ़ी ज़्यादा इससे बायोमास क्रिएट होता है, मोर देन एनी अदर ट्री स्पीशीज़, और इसीलिए इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है ऑफ द पल्प इंडस्ट्री। पल्प पेपर इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी वैल्यू है, तो केरला ने सोचा उसी का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन थोड़ा भारी पड़ गया क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह खड़े हो गए कि ये एकदम सरासर गलत है, हमारे एनवायरमेंट के लिए गलत है, तो इसको रिवर्स किया जाए डिसीजन, समझे? तो ये था पूरा डिसीजन। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स क्या होता है ना, बेसिकली बड़ी बड़ी 30 कंपनियां ली जाती हैं अलग अलग सेक्टर्स से, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, और वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनकी क्या मार्केट वैल्यू है, उस हिसाब से सेंसेक्स की वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक है, तो सेंसेक्स में एक नई कंपनी ऐड की गई, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, और ये बन गई है पहली अडानी ग्रुप की कंपनी जो कि सेंसेक्स में इंक्लूड की गई है एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही सेंसेक्स होता है, जिसमें 30 कंपनियों की मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यू ऊपर नीचे होती है। ये अडानी पोर्ट्स जो है वो विप्रो को रिप्लेस करेंगी जून में, और जो अडानी पोर्ट्स है और जो अडानी एंटरप्राइजेज है, ये ऑलरेडी जो निफ्टी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी है, उसमें ऑलरेडी लिस्टेड है। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी होता है, जिसमें 50 कंपनियों की वैल्यूएशन वगैरह के हिसाब से दाम ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, सेंसेक्स लॉन्च हुआ था 1986 में, और कंट्री का सबसे पुराना और मोस्ट ट्रैक्ड इंडेक्स है।
डिज़ाइन किया गया था टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ 30 लार्जेस्ट मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज अक्रॉस की सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। रिकॉन्स्टिट्यूट बाय एनुअली होता है, यानी कि साल में 2 बार इसमें जो है अदल बदल किए जाते हैं कि कौन सी कंपनी इंक्लूड होगी कौन सी नहीं। सो इस बार विप्रो को हटा के अडानी पोर्ट को ले आए, और ये जून में होता है, दिसंबर में होता है हर साल। सो जून में होगा ये वाला, आई होप क्लियर होगा। वहीं पे निफ्टी 50 की बात करें तो इट इज़ अ ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स। ब्रॉड बेस्ड क्यों? ऑफकोर्स इसमें ज़्यादा कंपनियाँ हैं तो ब्रॉड बेस्ड है, 50 है। ब्लू चिप लार्ज एंड लिक्विड स्टॉक्स ट्रेडेड ऑन अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टार्ट किया गया था 1995 में। वहीं पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 1992 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। सो ये आई थिंक सिंपल सा फंडा था। आई होप क्लियर हो क्या होगा। कोई डाउट हो तो आप बता भी सकते हो। और बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 329B। अभी हम सब जानते हैं इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के दौरान सबसे बड़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो बेसिकली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एक संस्था है जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, यह जानने के लिए कि वोटर टर्नआउट कौन सी जगह कितना रहा। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ECI निकाले। तो ECI का कहना था कि भाई जब इलेक्शन चल रहे होते हैं ना, तो ऐसी कोई भी जुडिशल इंटरवेंशन जो है एंटरटेन नहीं की जाएगी। इलेक्शन के बाद आप हमसे पूछो, क्योंकि आर्टिकल 329B में साफ साफ ले रखा है कि भाई इलेक्शन प्रोसेस के दौरान कमीशन की वर्किंग में कोई भी जुडिशल इंटरवेंशन नहीं हो सकती। ठीक है। सो ये वाला आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इन्वोक किया गया बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच प्रोहिबिट्स जुडिशियल इंटरवेंशन इन द वर्किंग ऑफ द कमीशन इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही बात है, अभी हम इंटरवीन नहीं कर सकते, और इस वाली एप्लीकेशन को भी एडजर्न कर दिया गया। सो दिस एप्लीकेशन बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि एक NGO है, इट सीक डायरेक्शंस टू द ECI टू पब्लिश बूथ वाइज वोटर टर्नआउट फिगर्स and to make the Form 17C vote tally records available online within 48 hours of the polling for each phase of the online लोकसभा polls। जो पूरा टैली का रिकॉर्ड्स होता है वोट टैली का, उसको भी रिलीज़ करने को बोला, लेकिन फ़िलहाल तो जब इलेक्शन चल रहे थे तो इसलिए उन्होंने कहा कोर्ट ने कि अभी हम इंटरवीन नहीं कर सकते। सो सुप्रीम कोर्ट ने ECI के साथ अग्री किया कि भाई जुडिशियल इंटरवेंशन वॉज बार्ड एंड इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर ECI टू एलोकेट necessary resources at this juncture। ठीक है। 329B कहता क्या है, तो वो साफ साफ कहता है कि any challenges to the conduct or results of the elections to the House of Parliament or state legislatures must be made through a designated legal process that is referred to as election petition। कोई भी अगर प्रॉब्लम है इलेक्शन से रिलेटेड या उनके रिजल्ट से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो petition है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो वो एक पिटिशन के थ्रू ही होगा। उसके अलावा 1966 में एक 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने कि इस क्लॉज को और रिफाइन किया, और उसमें बोला गया कि जो भी इलेक्शन रिलेटेड जो इंक्वायरीज होंगी, जो पिटिशंस होगी, वो एड्रेस की जाएंगी बाय इलेक्शन पिटिशंस प्रेजेंटेड टू द अथॉरिटी डेजिग्नेटेड बाय द लॉ। जो भी लॉ डेजिग्नेट करेगा किसी भी अथॉरिटी को, वो वाली अथॉरिटी ही वाली इलेक्शन पिटिशन लेगी, एंड दैट टू आफ्टर इलेक्शन से पहले नहीं। सो लॉ क्या कहता है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वो बोलता है कि जो हाई कोर्ट होते हैं वही इन इलेक्शन पिटिशंस को हेयर कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं, वो भी इलेक्शन के बाद। और हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फिर कहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है, अगर हाई कोर्ट वाले डिसीजन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है। सो अ डिसीजन इन सच पिटिशन कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। सो आई होप क्लियर होगा। आर्टिकल 329B, इट बार्स जुडिशियल इंटरवेंशन इन द वर्किंग ऑफ कमीशन इन द मिडल ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ एक तो आर्टिकल 329 में दे रखा है कि इलेक्शन पिटिशन के द्वारा ही इलेक्शन को या उसके रिजल्ट्स को चैलेंज किया जा सकता है, और कौन सी अथॉरिटी एंटरटेन करेगी, जो भी लॉ बताएगा इन पिटिशंस को। तो लॉ हमारा कौन सा डील करता है, तो वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इन्होंने कहा भाई हाई कोर्ट सुनेगा, वो भी इलेक्शन के बाद, एंड उससे रिलेटेड अगर कोई फिर
और उसकी जो भी अपना फ़ैसला सुनाते हैं उनके अगेंस्ट तुम्हें पिटीशन डालनी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सो इतना ही था। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।